हेलो फ्रेंड्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा बायोन्सी का इंपॉर्टेंस। हमने ये भी देखा कि ह्यूमन वेट कैलकुलेशन में बायोन्सी का इफेक्ट क्यों इग्नोर कर दिया जाता है, इसके बावजूद कि हम हवा में सबमर्ज्ड हैं और जो कि एक फ्लूइड है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइटैनिक सबमर्जेंस के टेक्निकल एस्पेक्ट क्या हैं और इसका बायोन्सी से क्या कोरिलेशन है, और क्या किसी बच्चे के लिए यह पॉसिबल होगा कि वो एक कार को लिफ्ट कर सके। इसके साथ ही साथ हम रिलेशनशिप देखेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में डायमीटर का रिलेशनशिप रेडियस के साथ क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोरिलेशन ऑफ बायोन्सी विद द सबमर्जेंस ऑफ टाइटैनिक कैसा होगा। फ्रेंड्स, पहले हम उस सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि जिसमें एक टाइटैनिक ने एक आइसबर्ग को हिट किया था। फ्रेंड्स, से ये एक आइसबर्ग है और ये एक शिप है और ये सी का वाटर लेवल हमें बता रहा है, और आप ये देख सकते हैं कि आइसबर्ग का ये पोर्शन इस सी वाटर में सबमर्ज्ड है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि जिस कंडीशन में आइसबर्ग शिप के कैप्टन को दूर से ही विजुअल हो, तो उस कंडीशन में ये लगता है कि वो इस शिप आइसबर्ग से एक सर्टेन डिस्टेंस को मेंटेन करके इजीली निकाल सकता है। बट हम चेक करते हैं कि इस आइसबर्ग की प्रॉब्लम बायोन्सी से कैसे मैच करती है। हमें ये पता है कि बायोन्सी की प्रॉब्लम्स को हम दो कैटेगरी में सब डिवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं कि बायोन्सी की प्रॉब्लम्स को हम दो कैटेगरी में सब डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होगी फुली सबमर्ज्ड, कि एक ऑब्जेक्ट वाटर सरफेस के सर्टेन डेप्थ बिलो सबमर्ज्ड होगा और इसको हम कहेंगे कि फुली सबमर्ज्ड है ये ऑब्जेक्ट। दूसरी कंडीशन होगी पार्शली सबमर्ज्ड की, यह हम इसे फ्लोटिंग की कंडीशन भी बोल सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट का एक सर्टेन पोर्शन इस वाटर सरफेस के ऊपर दिखाई देगा। और हमें पता है कि आइसबर्ग का एक सर्टेन पोर्शन वाटर सरफेस के ऊपर विजिबल होता है, इसीलिए हम आइसबर्ग की प्रॉब्लम को इस फ्लोटिंग की कंडीशन के साथ मैच करवा सकते हैं। और हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर वाटर में फ्लोट कर रहा है तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन उसका सेल्फ वेट इस अपवर्ड थ्रस्ट, जो कि एक बायोंट फोर्स है जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है, उसके बराबर होगा। सेल्फ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को बायोंट फोर्स से इक्वेट करेंगे। सेल्फ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मुझे पता है ये होगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और बायोंट फोर्स होगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी इंटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। जी जी कैंसल आउट हो जाएगा, मुझे यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी सबमर्ज्ड वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, ये वैल्यू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के बराबर हो। मुझे पता है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड आइसबर्ग के केस में डेंसिटी ऑफ आइस होगी और इसकी वैल्यू होगी अप्रॉक्स 917 kg पर मीटर क्यूब। सिमिलरली, बिकॉज ये एक सी वाटर है तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डेंसिटी ऑफ वाटर से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इसे मैं अप्रॉक्स 1025 kg पर मीटर क्यूब ले लेता हूँ। अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये अप्रॉक्स 90% होगी। ये वैल्यू से हमें पता चलता है कि सबमर्ज्ड वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के अप्रॉक्स 90% होगा। इसका मतलब जो हम लोगों ने कंडीशन इमेजिन की थी, कि आइसबर्ग का सिर्फ सर्टेन पोर्शन विजिबल होगा, ये वैल्यू हमें मिलती है कि आइसबर्ग का ओनली 10% पोर्शन ही विजिबल होगा, बट अप्रॉक्स 90% पोर्शन वाटर में सबमर्ज्ड होगा। तो गाइस, ऐसी एक कंडीशन आ सकती है कि इवन दो आइसबर्ग का सर्टेन पोर्शन दूर से दिख रहा हो, बट शिप का बॉटम पोर्शन इस आइसबर्ग को हिट कर सकता है। So friends, on 14th April 1912 in the journey to New York, इस शिप ने इस आइसबर्ग को हिट किया और कभी ना डूबने वाली वो टाइटैनिक इस आइसबर्ग से टकरा कर डूब। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन किया था कि क्या किसी बच्चे के लिए ये पॉसिबल होगा कि वो एक कार को लिफ्ट कर सके। इसे समझने के लिए हमें फ्लूइड मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जो कि है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ हमें बताता है कि किसी क्लोज्ड कंड्यूट और क्लोज्ड पाइप में अगर फ्लूइड भरा हो और किसी एक सेगमेंट पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसका ट्रांसमिशन इन ऑल दी थ्री डायरेक्शन सेम होगा, या उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो तीनों डायरेक्शन में सिमिलर ट्रांसफर होगा। मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। हमें पता है कि P फंक्शन होता है H का, H के साथ P की वैल्यू बढ़ेगी। इस सेगमेंट पे इसकी वैल्यू है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। प्रेशर की वैल्यू इस पॉइंट पे है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सिमिलरली एट द बॉटम सेगमेंट इसकी वैल्यू है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्लोज्ड कंड्यूट के टॉप में अगर मैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का एडिशनल प्रेशर लगाऊं तो इसका
मैग्नीट्यूड, या मैं कहूं अगर इसके टॉप में मैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का एडिशनल प्रेशर लगाऊं तो इसका ट्रांसमिशन हर डायरेक्शन में सेम होगा। तीनों डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड 1 + 1 + 1 एक्ट करेगा। हैंस फाइनल कंक्लूजन विल बी, इस पॉइंट पे जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो होगा 2 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पॉइंट पे ये 3 होगा और इस पॉइंट पे ये 4 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फ्रेंड्स, अब लास्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। से कोई एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे फ्लूइड क्लोज्ड कंड्यूट में फिल किया हुआ हो। ये एक सेगमेंट सिलेंड्रिकल है, इसके टॉप व्यू को हम देखें। से इस सेगमेंट का डायमीटर है 13.75 सेंटीमीटर। ये भी एक सिलेंड्रिकल सेगमेंट है जिसका डायमीटर है से 1.375 सेंटीमीटर। इस सेगमेंट पे अगर मैं एक कार खड़ी कर दूं जिसका मास है से 2000 kg, अब मुझे ये पता लगाना होगा कि मैं यहाँ पे कितना मास अप्लाई करूं इस कार को लिफ्ट करने के लिए। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, मैं इस सेगमेंट पे प्रेशर इक्वेट कर सकता हूं। से दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, P1 वुड बी इक्वल्स टू P2। मुझे पता है प्रेशर जो होता है उसे मैं फोर्स बाय एरिया के टर्म में भी डिनोट कर सकता हूं, इसलिए मैं इसे फोर्स बाय एरिया के टर्म में लिखता हूं। अब अगर मुझे F1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो ये वैल्यू होगी F2 मल्टीप्लाइड बाई A1 बाई A2। F2 इज नथिंग बट 2000 kg मास में है। मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है तो मुझे 9.81 से मल्टीप्लाई करना होगा। A1 का एरिया होगा π/4 मल्टीप्लाइड बाई, बिकॉज ये एक सर्कुलर सेगमेंट है, आप इसका प्लान देख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई d स्क्वायर, इट वुड बी 1.375 स्क्वायर डिवाइड बाई अगेन π/4 मल्टीप्लाइड बाई 13.75 स्क्वायर। इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू होगी 1/10 टू का स्क्वायर, और मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो 1/100 के टर्म में होगी। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 डिवाइड बाई 100 एंड फाइनली आई विल गेट 20 मल्टीप्लाइड बाई 9.81। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे मास कैलकुलेट करना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ m1 मल्टीप्लाइड बाई 9.81। आप देखेंगे कि ये 9.81 इस 9.81 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे m1 की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 20 kg। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक 20 kg मास का चाइल्ड अगर इस सेगमेंट पे खड़ा हो जाए तो ये कार ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये भी पूछा था कि डायमीटर का रिलेशनशिप रेडियस के साथ क्या होता है। मैथमेटिकल टर्म में हम अगर बात करें तो डायमीटर हमें पता है कि ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, बट अगर फ्लूइड मैकेनिक्स के टर्म में इसे देखें तो इसके लिए सबसे पहले हमें रेनॉल्ड्स नंबर देखना होगा कि व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर। पाइप फ्लो, ओपन चैनल फ्लो में हम लोगों ने ये देखा है कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू रो वी डी बाई म्यू होती है। वेयर व्हाट अबाउट डी, व्हाट इज डी? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डी फॉर दिस सर्कुलर सेगमेंट तो आप ये बता पाएंगे कि डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर वो सेगमेंट जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट ना हो और उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा हो इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो हम उसे भी पाइप फ्लो बोलते हैं। तो ऐसा क्लोज्ड कंड्यूट जो स्क्वायर सेगमेंट का हो या रेक्टेंगुलर सेगमेंट का हो, ये भी पाइप फ्लो हो सकता है। इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डी वैल्यू फॉर दिस एंड फॉर दिस, तो आप इसका आंसर देने में असमर्थ होंगे। अब मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो डी वैल्यू है इट इज हाइड्रोलिक डायमीटर, और हाइड्रोलिक डायमीटर का रिलेशनशिप हाइड्रोलिक रेडियस के साथ, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इसे हाइड्रोलिक डायमीटर और हाइड्रोलिक रेडियस के फॉर्म में पढ़ते हैं, और ये होता है 4 टाइम्स ऑफ RH। अब देखिए, इस सर्कुलर सेगमेंट को अगर मैं कंसीडर करूं कि DH वैल्यू अगर इस सर्कुलर सेगमेंट के लिए मुझे कैलकुलेट करनी पड़े तो ये होगा हाइड्रोलिक रेडियस इज एरिया बाय पेरीमीटर। एरिया होगा इस सर्कुलर सेगमेंट का π/4 मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर, और पेरीमीटर होगा इसका πd, बिकॉज इसमें कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट नहीं है। अब आप इसे कैलकुलेट करें, आपको जो DH की वैल्यू मिलेगी वो डायमीटर ऑफ पाइप होगी। इसीलिए मैं डायरेक्टली सर्कुलर सेगमेंट के लिए D की वैल्यू हमेशा डायमीटर ऑफ पाइप ले लेता हूं। बट अब मुझे इस स्क्वायर सेगमेंट के लिए DH कैलकुलेट करना होगा, तो ये वैल्यू होगी 4 टाइम्स ऑफ एरिया इज, से दिस सेगमेंट इज A by A, hence area would be A square and perimeter would be 4 times of A. And finally I will get one dimension of this square segment. And similarly for this rectangular segment, say this dimension is A and this dimension is B. इस केस में DH की वैल्यू होगी 4 टाइम्स ऑफ एरिया इज A into B
and perimeter would be 2 times of A plus B, and finally I will get 2AB divided by A plus B. So friends, हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोलिक डायमीटर का रिलेशनशिप हाइड्रोलिक रेडियस के साथ ये होता है, जहां पे DH को हम 4 टाइम्स ऑफ RH लिख सकते हैं. इन ओपन चैनल फ्लो एंड इन पाइप फ्लो we will see the number of examples or number of application of this hydraulic diameter as well as hydraulic radius. तब तक के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखते रहिए रेकॉन सिविल एकेडमीज के वीडियोस. थैंक यू वेरी मच.